Yes, sir, we can start. नमस्कार। हमसे जुड़े हुए सभी शिक्षक, शिक्षा से संबंधित सभी वो व्यक्ति जो शिक्षा से जुड़े हैं, जो शिक्षा की विभूतियां एवं अन्य सभी लोग जो आज हमारे साथ हैं, चाहे वो फेसबुक पे हैं, चाहे वो यूट्यूब पे हैं, सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं अशोक श्री अरविंदो प्रतिनिधि के रूप में आज आपसे एक बहुत रोचक तथ्य और रोचक शब्द पे कुछ चर्चा और परिचर्चा करना चाहता हूं। अगर हम किसी से भी क्वेश्चन करते हैं कि इस जीवन में सार्वभौम सत्य क्या है, सत्य क्या है, तो इन जनरल एक जवाब आता है कि मौत, मृत्यु, डेथ, वो ही सत्य। लेकिन विश्व में बहुत सारे उदाहरण हैं जिन पे लोगों ने मौत पे भी कंट्रोल किया है, मौत को भी वश में किया है, मौत को भी डिले किया है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर भारतवर्ष की बात करें तो सावित्री सत्यवान की कथा आती है, जिसमें सावित्री सत्यवान की आत्मा को वापस ले आई थी। भीष्म पितामह का नाम आता है जिन्होंने अपनी इच्छा से मृत्यु का वर्ण किया था। और भी बहुत सारे उदाहरण। तो उससे ऐसा प्रतीत होता है कि मृत्यु सत्य तो है, निश्चित रूप से सभी मनुष्यों को एक दिन मृत्यु का वर्ण तो करना ही पड़ेगा। लेकिन जहां तक कंट्रोल करने की बात है, डिले करने की बात है, उससे संघर्ष करने की बात है, बहुत सारे लोगों ने किया है। कई बार आपको लगता है कि बहुत सारे सैनिक, बहुत सारे योद्धा इतने भयानक रूप से घायल हो जाते हैं कि लगता है कि निश्चित मृत्यु है, लेकिन फिर भी वो संघर्ष करते हैं और बच जाते हैं। अमिताभ बच्चन जैसी शख्सियत भी उनमें से एक। तो फिर सत्य क्या है? अगर मृत्यु सत्य नहीं है तो फिर सत्य क्या है? हो सकता है आपको शुरू में ये बात ना पचे, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि सत्य है परिवर्तन। इस दुनिया में केवल और केवल परिवर्तन ही सत्य, जो प्रति क्षण प्रतिपल घटता रहता है। मैं एक बहुत सटीक और सच्चा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूं। निश्चित रूप से आप सभी कभी नदी के किनारे गए होंगे, और जब नदी के किनारे गए तो साधारण सी बात है कि नदी में प्रवेश करने का मन करता ही है, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो। मैं जानना चाहता हूं कि क्या नदी में आप खटाक से कूद जाते हैं, या नदी के किनारे खड़े होकर आप एक पैर का प्रवेश करते हैं उस नदी में। इन साधारण, इन जनरल, हम जब नदी के किनारे होते हैं तो एक पैर नदी में डालते हैं और फिर दूसरा पैर डालते हैं। इन दोनों पैर डालने में मुश्किल से कुछ सेकंड्स का अंतर हो सकता है, लेकिन यकीन मानिए कि जब आपने दूसरा पैर डाला तो नदी वो नहीं रही। नदी का अस्तित्व है जल, और जो बहता हुआ जल था जिसमें आपने प्रथम पैर डाला, जब दूसरा पैर डाला तो नदी का स्वरूप ही बदल गया, क्योंकि उसका जल बदल गया। जिस पानी में आपने प्रथम पैर डाला था वो तो मीलों दूर चला गया। पानी का जो नदी का अस्तित्व है, पानी वो ही बदल गया, तो नदी का अस्तित्व ही बदल गया।
तो उस नदी में तो पैर नहीं डाला, जिस नदी में आपने पहला पैर डाला था उस नदी में दूसरा पैर नहीं डाला है। ये तो नदी का स्वरूप रहा। आपके स्वरूप की मैं बात बताता हूं। जब पहला पैर आप नदी में डालते हैं तो कहीं ना कहीं आप में एक अहम का भाव होता है कि मैं नदी में पैर डाल रहा हूं। लेकिन जब आप दोनों पैर डाल देते हैं तो आप नदी को समर्पित हो जाते हैं। फिर समर्पण का भाव आ जाता है कि हे नदी, अब मैं तेरे हवाले, तू जिस तरह से मुझे स्वीकार करना चाहती है उस तरह से मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। समर्पण भाव। नदी के बीच में खड़े हैं, वो चाहे तो हमें वापस पृथ्वी पे भेज दे, चाहे तो भाग के ले जाए। तो जब नदी के बीच हम दोनों पैर डालते हैं तो समर्पण का भाव आ जाता है, अर्थात मनुष्य भी बदल गया और नदी भी बदल गई विद इन ए सेकेंड्स। कुछ सेकंड्स में नदी का अस्तित्व भी बदल गया और आपका जो भाव है वो भी बदल गया। ये प्रकृति में प्रति क्षण प्रति पल ये परिवर्तन होता रहता है, टाला नहीं जा सकता। तो आज हम इस परिवर्तन की बात क्यों करना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हम ये परिवर्तन स्वीकार करें। शिक्षक उस बात से इसे लिंक करना चाहते हैं। शिक्षक क्यों स्वीकार करे, उस पर हम चर्चा करें। ये तो मैंने परिवर्तन को परिभाषित करने की कोशिश की और ये साबित करने का प्रयास किया कि परिवर्तन ही सार्वभौम सत्य। अब मैं उपस्थित सभी सदस्यों से, खासकर शिक्षकों से एक बात पूछना चाहता हूं। ये मैं पूछना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग हैं जो अपने पेशे को प्यार करते हैं? जो आपको काम मिला है उससे कितने लोग हैं कि आप उससे प्यार करते हैं? उससे बहुत सारी बातें, बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं कि जब आप सुबह अपने ऑफिस जाते हो तो खुश खुश होते हो नहीं, जब आप ऑफिस में पहुंचते हो तो मुस्कुराते हुए सब लोगों से मिलते हो नहीं, जो आपके टेबल पे काम है उसे देख के आपको प्रसन्नता होती है नहीं कि कल मैंने इतना निपटा दिया था, आज इतना बचा है, इसे आज मैं निपटाऊंगा। क्या आप सोमवार से ही शनिवार की काउंटिंग शुरू कर देते हो कि अब 4 दिन रह गए, 5 दिन रह गए? बहुत सारी छुट्टियों के बाद जब घर से आप अपने कार्यस्थल पे जाते हो तब आपको खुशी होती है, नहीं होती है? बहुत सारी ऐसी बात हैं ये जिनके आधार पे आप ये निर्धारण कर सकते हो कि मुझे अपने काम से प्यार है या नहीं। अगर मैं शिक्षकों से पूछूं, अगर शिक्षाविदों से पूछूं, संबंधित जो भी हमसे जुड़े हुए लोग हैं वो किन्हीं भी कार्य करते हैं, अगर मैं उनसे पूछूं कि ये पेशा आपने स्वयं चुना है, अपनी इच्छा से चुना है, अपने हृदय से चुना है, या जबरदस्ती मिल गया, करना पड़ रहा है? दोनों तरह के लोग हो सकते हैं। एक वो लोग हो सकते हैं जिन्होंने ये पेशा स्वयं चुना है। मैं कभी कभी जब अपना जिक्र करता हूं तो एक महत्वपूर्ण बात करता हूं। मेरी उम्र जब 11 साल की थी, 6 क्लास का बच्चा था, तभी से मेरे मन में था कि मैं एक शिक्षक बनूं। मैं एक शिक्षक बनना चाहता था। मेरे फादर भी शिक्षक थे और बहुत प्रतिष्ठित और योग्य शिक्षक थे। लेकिन नहीं बन पाया। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां थी कि धारा कहीं और बह गई। बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स दिए, बहुत जगह सिलेक्शंस हुए, उनमें से कोई जो चुना गया वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस चुना और मैंने 40 वर्ष करीब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कार्य किया। लेकिन जिस दिन मेरा रिटायरमेंट हुआ 30 मार्च 2015 को, उसके 6 दिन बाद ही मेरा लखनऊ में, लखनऊ के उत्तर प्रदेश के ऑफिसर्स के साथ सेशन था।
यानी कि मैंने अपने सफर को मारने नहीं दिया, मैंने उसे बरकरार रखा। 5 साल में मैं 4 ट्रेनर्स से अपनी यात्रा शुरू की थी। आज करीब 400 ट्रेनर्स के साथ में पूरे भारतवर्ष में शिक्षकों से चर्चा और परिचर्चा करने में सक्षम। मैं इसलिए अपना उदाहरण ये दे रहा हूं आपको कि पेशा जब आप अपना चुनते हैं ना, जो मेरा पेशा है, जो मुझे करना है, जब उसे चुनते हैं तो यकीन मानिए कि आप हृदय से उस पेशे को करना चाहते हैं, सर्व समर्पण के साथ उस पेशे को करना चाहते हैं, खुशी खुशी करना चाहते हैं, प्रतिदिन उसमें कुछ ना कुछ बेहतर करना चाहते हैं। आपको वो करके बेहद खुशी महसूस होती है, आपका हृदय प्रफुल्लित रहता है। अब व्यक्ति के सामने दो ही विकल्प, अगर वो किसी पेशे में चला गया, बेशक वो चलो ठीक है, उसका मन नहीं था उस पेशे करने का, उस काम को करने का उसका मन नहीं था, उसे लगता था कि मैं ये काम नहीं करूंगा, जबरदस्ती मुझे थोप दिया गया या जबरदस्ती मुझे करना पड़ रहा। अब एक ही विकल्प है कि उस नौकरी को, उस पेशे को छोड़ के वो करे जो वो करना चाहता है। थोड़ा मुश्किल काम। मान लो कोई शिक्षक बन गया, आज 2-4 साल शिक्षण करते हुए भी हो गए, उम्र भी जो है 35-40 साल हो गई, अब वो उसे छोड़ के अपना कुछ और करना चाहे, थोड़ा मुश्किल काम, आसान काम नहीं। तो या तो व्यक्ति वो पेशा करे जो वो करना चाहता है, अन्यथा की स्थिति में दूसरा विकल्प ये हो सकता है कि जो उसे काम मिला है उसे प्यार करने लगे। दो ही विकल्प है, तीसरा कोई विकल्प नहीं। क्योंकि मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि हमारे जीवन का करीब 60 से 70% जो टाइम है वो अपने पेशे के लिए खर्च होता है। सपोज एक शिक्षक, वो सुबह उठता है, सुबह उठने के बाद नहाते हैं, धोते हैं, स्कूल जाना है, अपना कोई व्हीकल लेते हैं, उससे स्कूल जाते हैं, स्कूल में अध्ययन कराते हैं, बच्चों को अध्यापन करते हैं। आफ्टर दैट वो घर वापस आते हैं, या ऑफिस का कोई काम है तो ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस से घर आते हैं, घर आके बच्चों की कॉपियां जांचते हैं, नाइट में फिर सोचते हैं कि मुझे कल क्या पढ़ाना है, उसकी तैयारी करते हैं। तो निश्चित रूप से 24 घंटे में से कम 16 घंटे 18 घंटे आप उस पेशे के लिए दे रहे हो ना, जो आप पेशा कर रहे हो। तो करीब 60 से 70% हिस्सा आप उसके लिए ही खर्च कर रहे हो जो आप कार्य कर रहे हो। और अगर वो 60 से 70% हिस्सा टाइम का जिसके लिए आप खर्च कर रहे हो और उसमें आपकी रुचि नहीं है, या आप रुचि नहीं ले रहे, या आप उसमें खुश नहीं है, तो आपको 70% जीवन जो है वो बेकार नजर आएगा। और अगर बेकार नजर आएगा, 70% भाग अपना निराशा में व्यक्त कर दिया, उसमें आशा नहीं है, उसे अच्छा नहीं लग रहा, आपको उसे प्यार नहीं है, तो बकाया जो जीवन है 30%, वो 100% वैसा ही होगा जैसा आपने 70% व्यतीत किया है। पूरा जीवन खराब हो गया। अब हमारे सामने इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचा कि हमारे पास जो कार्य है, जो हमें मिला है, जो ईश्वर ने दिया है, जो समाज ने दिया है, जो हमने चुना है, हम उससे प्यार करें। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो हमें अपने काम से प्यार करना चाहिए। काम से प्यार क्यों करना चाहिए, अब ये क्वेश्चन। एक तो बात ये हो गई कि 70% हिस्सा अगर हम निराशा में व्यतीत करते हैं तो हमारा जो 30% है वो भी निराशा में व्यतीत होगा और पूरा जीवन निराशा में चला जाएगा। ये तो हुआ कि हमें अपने पेशे से प्यार करना चाहिए, अन्यथा वो पेशा करना चाहिए जिससे हमें प्यार है, जो हम करना चाहते हैं। उसकी संभावना कम है तो दूसरे की संभावना ज्यादा है कि हम अपने पेशे से प्यार करें।
अगर हम बेहतर जीवन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा बेहतर जीवन हो, तो हमें अपने पेशे से प्यार करना चाहिए। लेकिन जब हम अपने पेशे से प्यार करते हैं तो प्रतिदिन परिवर्तन स्वीकार करने की आवश्यकता है। प्रतिदिन अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे परिवर्तन, तो आपकी जो उपयोगिता है वो खत्म हो जाएगी। खासकर शिक्षक के साथ तो ये सबसे ज्यादा लागू होता है। शिक्षक अगर स्वीकार नहीं करेगा परिवर्तन, तो जो परिवर्तन समाज में हो रहा है उसे वो कैसे बैलेंस करेगा। मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। हमारी जो पीढ़ी थी, मेरी उम्र करीब 65 वर्ष है, हमारी जो पीढ़ी थी वो सब लालटेन जला के पढ़ी है। लैंप तो बाद में आया था, हमारे टाइम में तो लालटेन थी। हम जब रात को पढ़ते थे तो लालटेन जलाते थे। जो भी हमारे टाइम में 5-7 भाई बहन तो आम बात थी। लालटेन जलाते थे, उसके चारों तरफ बैठ जाते थे, धुंधली धुंधली रोशनी, उसी में पढ़ते थे। धीरे धीरे ये बात दिमाग में आई या लगा कि यार इसकी तो रोशनी कम है, तो फिर लैंप का इजाद हुआ। मार्केट में पता चला एक लैंप भी आता है जिसमें कुछ तामझाम नहीं होता है, वो पूरी चिमनी होती है, उससे चारों तरफ प्रकाश जाता है, तो लैंप ले आए। लेकिन अगर किसी का मन कर रहा है कि वो लेट के पढ़ना चाहता है, अगर किसी का मन कर रहा है कि वो थोड़ी दूरी पे, क्योंकि बरसात के टाइम में मच्छर बहुत आते थे, तो हम चाहते थे कि थोड़ी दूरी से जाके पढ़ लें, तो दूरी पे उजाला नहीं होता। इसके बाद पता चला कि गांव में भी बिजली मिल सकती है, तो गांव में बिजली ली गई, हमने भी बिजली ली। फिर बल्ब आया, हम बल्ब लगा के पढ़ने लगे। फिर ट्यूब आई, ट्यूब लगा के पढ़ने लगे। आज तो बहुत सारे साधन हैं जो आपको प्रॉपर उजाला दे सकते हैं। लेकिन लालटेन है क्या अभी? हाँ, राजस्थान साइड में कहीं जाते हो तो कुछ होटल मिलते हैं, वो प्रतीकात्मक रूप से जो है कुछ लालटेन रखते हैं, वो रख के आपको खाना खिला देते हैं शाम को। अन्यथा रोशनी के लिए लालटेन खत्म हो गई। अब क्यों खत्म हो गई? वो इसलिए खत्म हो गई कि जो उसकी उपयोगिता थी वो बढ़ी नहीं। उसकी उपयोगिता अगर बढ़ जाती, हम धीरे धीरे लालटेन का भी ऐसा डेवलपमेंट होता कि उसकी रोशनी 1 मीटर के बजाय 2 मीटर, और 2 मीटर के बजाय 3 मीटर, और 3 मीटर के बजाय 4 मीटर तक जा सकती थी। तो फिर शायद बल्ब की और ट्यूब की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन वो उसकी रोशनी नहीं बढ़ पाई, यानी कि उसकी जो उपयोगिता थी वो खत्म हो गई, क्योंकि उसने अपने को डेवलप नहीं किया, अपने को विकसित नहीं किया। शिक्षक या किसी भी व्यक्ति के साथ सेम बात आती है कि अब परिवर्तन स्वीकार करना पड़ेगा। क्यों परिवर्तन स्वीकार करना पड़ेगा? परिवर्तन इसलिए स्वीकार करना पड़ेगा क्योंकि व्यवस्था बदली है, बच्चे का भाव बदला है, बच्चे की रुचि बदली है, और सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं वो उन पे मैं आपको चर्चा करना चाहता हूं। पहले जब गुरुकुल हुआ करता था तो चयन कौन करता था? शिक्षक चयन करता था, उसे किसे पढ़ाना है और किसे नहीं पढ़ाना है। वो चाहता था तो केवल और केवल राजा के पुत्रों को ही अध्ययन कराता था, अध्यापन कराता था, उन्हें ही सिखाता था, उन्हें ही जो है ज्ञान देता था, बाकी को नहीं देता था। द्रोणाचार्य जैसा उदाहरण। तो जो चयन प्रक्रिया थी वो शिक्षक करता था। आज चयन प्रक्रिया कौन करता है?
आज बच्चा और माँ बाप मिलके चयन प्रक्रिया करते हैं कि मुझे फला स्कूल में पढ़ना है, मुझे फला टीचर से पढ़ना है, तो मामला उल्टा हो गया। जो चयन प्रक्रिया गुरु करता था, जो शिक्षक करता था, आज वो चयन प्रक्रिया अभिभावक करता है या बच्चा करता है, या दोनों मिलके करते हैं। पहले जब बच्चा गुरुकुल में जाता था तो उसकी उम्र करीब 5 वर्ष होती थी, और गुरु की उम्र 3 आश्रम पार करने के बाद जब वो 75 वर्ष पूरा कर लेते थे तो तब गुरु बनने की उपाधि उन्हें मिलती थी, या जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया तब उन्हें उसे बांटने का हक मिलता था। तो कम से कम 75 साल का गुरु होता था और 5 साल का बच्चा होता था। अगर बच्चा 5 साल से 25 साल तक एजुकेशन प्राप्त कर रहा है, तब भी अगर बच्चा 25 साल का है और गुरु 75 साल का है तो भी 50 साल का अंतर था। लेकिन आज अगर बच्चा 5 साल का पढ़ने जाता है तो ज्यादा से ज्यादा गुरु 25 साल का होता है, 30 साल का होता है। तो जो उम्र का गैप है वो बहुत घटा है। तीसरी बात, पहले पूरे भरण पोषण की जो जिम्मेदारी थी वो गुरु की होती थी। बच्चा अगर आ गया गुरुकुल में, स्कूल में, तो चाहे वो उससे भिक्षा मंगवाए, चाहे वो उससे खेती कराए, जो कुछ कराए, लेकिन स्कूल में पहुंचने के बाद, पाठशाला में पहुंचने के बाद, गुरुकुल में पहुंचने के बाद बच्चे के तमाम भरण पोषण की जिम्मेदारी गुरु की होती थी। लेकिन आज गुरु के भरण पोषण की जिम्मेदारी किस पे? वो बच्चे की फीस पे। कुछ गवर्नमेंट के शिक्षकों ने कहा था कि हमें तो गवर्नमेंट सैलरी देती है, बच्चों की तो फीस माफ। लेकिन वो सैलरी भी उस टैक्स से आती है जो उन बच्चों के अभिभावक या किसी और बच्चों के अभिभावक गवर्नमेंट को देते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात बदल गई। क्या बदल गई? कि जो भरण पोषण की जिम्मेदारी गुरु पे होती थी, आज भरण पोषण की जिम्मेदारी बच्चे पे है, उसके अभिभावक। और चौथा एक कारण, पहले ज्ञान की शुरुआत ही गुरु से होती थी। एक ही मात्र साधन था गुरु, वो ही ज्ञान देता था। आज जब बच्चा पैदा होता है तो उसका बड़ा भाई, बड़ी बहन, उसकी माँ, उसका बाप, वातावरण, दादा, सब ज्ञान देते हैं बच्चे। इसीलिए कल के सेशन में जो हमने ये बात कही थी कि आज कच्ची मिट्टी नहीं है बच्चा, और गुरु की जो भूमिका है वो कुम्हार की नहीं है। आज जब बच्चा गुरु के पास पहुंचता है तो वो कुछ ना कुछ अंकुरित हुआ होता है। अर्थात ज्ञान का सोर्स आज केवल और केवल गुरु नहीं है, बल्कि माँ बाप से लेकर गूगल तक सब गुरु, सब ज्ञान के स्रोत। तो ये 4 चीजें हुई जिनके आधार पर हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि गुरु को बदलना तो पड़ेगा। आपको बड़े मजे की बात बताऊं, कल अगर आपका बच्चा, आपकी बच्ची, आपकी बेटी, आपका बेटा विभिन्न जाति में, विभिन्न धर्म में, कहीं भी विभिन्न स्टेट में कहीं भी शादी करना चाहता है, तो थोड़ा सा विरोध तो आप करते हैं। पीढ़ी का अंतर, स्वाभाविक सी बात, करेंगे आप। लेकिन जो समझदार बाप है वो नहीं करते। जो थोड़े से ना समझ हैं वो थोड़ा सा ना नू करके मान जाते हैं। जो बहुत जिद्दी हैं वो एक आध बच्चा उनसे हो जाता है, और जब वो गोद में लेके आती है बहू तो तब मान जाते हैं। तो जब समाज में चाइल्ड सेंट्रिक समाज को आप स्वीकार कर रहे हैं, तो अगर वो ही व्यक्ति जब गुरु के रूप में धर्म पाठशाला में होता है, तो फिर वो ऐसे कैसे कह सकता है कि
बच्चा जो चाहेगा, बच्चा जो सोचेगा, मैं वैसे ही नहीं पढ़ाऊंगा, पढ़ाना ही पड़ेगा। समाज बदल रहा है। अगर समाज में चाइल्ड सेंट्रिक समाज होता जा रहा है, बच्चा, कल का आपका बच्चा कहता है मुझे खिलौना चाहिए, मुझे साइकिल ऐसी चाहिए, मुझे एजुकेशन ऐसी चाहिए, मैं ऐसा कपड़ा पहनूंगा, सब बात मानते हैं ना, मैं ऐसे करूंगा, मैं इतने बजे पढ़ना चाहता हूँ, इतने बजे उठना चाहता हूँ, सब धीरे धीरे आप स्वीकार कर रहे हो। तो फिर स्कूल में भी आपको चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन स्वीकार करनी पड़ेगी। और जब चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन स्वीकार करोगे तो एक परिवर्तन की आवश्यकता है कि जो शिक्षक आप हो, जो आपकी सोच है, उसमें बदलाव की जरूरत है। तो परिवर्तन स्वीकार करना पड़ेगा, और परिवर्तन केवल मनुष्य स्वीकार नहीं करता। मैं एक छोटी सी कहानी सुना के अपनी बात खत्म करूंगा। एक पक्षी है जो आसमान में उड़ता है, उसे कहते हैं ये आसमान का राजा है। उसकी नजरें इतनी तेज हैं कि मीलों दूर पे भी अपने शिकार को पकड़ लेता है। उसके पंजे इतने मजबूत हैं कि अपने से कई गुने वजन को उठा के उड़ जाता है। उसके पंख इतने मजबूत हैं कि उस वजन को जो कई गुना उसके पंजों में फंसा है, उसे लेके उड़ जाते हैं। उसकी चोंच इतनी धारदार है, इतनी शार्प है कि कठोर से कठोर त्वचा को भी फाड़ के खा जाता है। उसकी उम्र कभी हुआ करती थी 80 साल, 100 साल। जिस तरह पोल्यूशन में मनुष्य की उम्र 20 साल कम हो गई, उसकी भी करीब 20 साल 30 साल कम हो गई, 60-70 साल जी सकता है। वो पक्षी जब कभी करीब आधी उम्र में आता है तो उसके पंजे जो फ्लेक्सिबल थे, जो शिकार को दबोच लेते थे, जो उसे कस के पकड़ लेते थे, वो स्टिफ हो जाता। उसके पंख जो कई गुने वजन को लेकर आसमान में उड़ जाते थे, आज वो भारी हो गए हैं। और जो चोंच उसकी किसी भी शिकार को फाड़ने में सक्षम थी, वो मुड़ जाती। जब उसकी उम्र 25 से 30 साल होती है, तब उसे लगता है कि अब परिवर्तन की आवश्यकता है। तो वो क्या करता है कि एक निर्जन कोई स्थान ढूंढता है, उस निर्जन स्थान पर चला जाता है। निर्जन स्थान पे चला जाता है और सबसे पहले क्या करता है कि अपनी चोंच से जो उसके पंजों की त्वचा स्टिफ हो गई है, कठोर हो गई है, उसे सब नोच डालता है। 25 से 30 दिन में उसकी त्वचा नहीं आ जाती। फिर अपनी उसी चोंच से अपने सारे पंख खींच के निकाल देता है, बिना पंख का हो जाता है। सबसे खतरनाक, वो जो आसमान का राजा था, आज बिना पंख के, उस पर कोई भी अगर अटैक करेगा तो बच नहीं पाएगा, फिर भी रिस्क लेता है। 25 से 30 से 40 दिनों में उसके पंख भी आ जाते हैं। और फिर लास्ट काम करता है, क्या करता है कि अपनी चोंच को पत्थर पे मारनी शुरू करता है, और तब तक मारता रहता है तब तक उसका जो मुड़ा हुआ हिस्सा वो टूट ना जाए। जिस तरह आपके पके हुए नाखून आप काट के अलग फेंक देते हैं, उसका भी जो हिस्सा मुड़ गया था वो टूट के अलग हो जाता है। वो भी 30 से 40 दिन में फिर शार्प नोक के साथ उसकी चोंच डेवलप हो जाती है। आज उसके पास फ्लेक्सिबल पंजे हैं, नए पंख हैं और धारदार चोंच, और फिर वो आसमान में उड़ता है, जिसे एक ऐतिहासिक उड़ान कहते हैं। चेंज के बाद, परिवर्तन के बाद उसने खुद स्वीकारा है कि मुझे परिवर्तन करना चाहिए, स्वयं किया है। निश्चित रूप से कष्ट में होता है परिवर्तन स्वीकार करना आसान काम नहीं है, और परिवर्तन करना तो बिल्कुल आसान काम नहीं है। लेकिन उस पक्षी ने वो सब कर दिखाया। आज वो ऐतिहासिक उड़ान उड़ता है। क्यों ऐतिहासिक? जब वो जवान था तब सारी चीजें थी,
उसके पास थी, तो तब ऐतिहासिक क्यों नहीं था, आज ऐतिहासिक क्यों है? आज ऐतिहासिक इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि जब वो शुरू में इन सारी चीजों के साथ उड़ा था तो उसके पास एक चीज नहीं थी, जो आज एक चीज ऐड हो गई है, और वो है उसका अनुभव। 30 साल का अनुभव, 25 साल का अनुभव, 25 साल के अनुभव प्लस सारी नई चीज, नई चोंच, नए पंख और नए फ्लेक्सिबल पंजे, उनके साथ उड़ रहा है। मजा ले फिर कोई शिकार उससे बच जाए, मजा लेकर वो लक्ष्य उसका छूट जाए, सब उसे मिलता है। आप जानना चाहेंगे अवश्य कि पक्षी कौन है? वो पक्षी है बाज। विभिन्न जातियां बाजों की मिलती हैं विभिन्न देशों में, विभिन्न क्षेत्रों में। एक तरह का बाज है जो प्रक्रिया को अपनाता है। आसान काम नहीं है, कष्टदायक है। हम इस बाज की बात कर रहे हैं, नदी से परिवर्तन के उदाहरण दे रहे हैं, उपयोगिता की बात कर रहे हैं। ये सब क्यों कर रहे हैं? हम चाहते हैं कि शिक्षक इस परिवर्तन को स्वीकार करें, यानी कि चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन को स्वीकार करें, यानी कि गतिविधि आधारित एजुकेशन को स्वीकार करें, अर्थात ऐसी एजुकेशन को स्वीकार करें जिसमें बच्चा प्रथम हो, बच्चा केंद्र में हो। आपने देखा होगा कि बच्चा शुरू में केंद्र में गुरु होता था और परिधि पे बच्चा होता था, लेकिन आज परिस्थितियां बदल गई। आज केंद्र में बच्चा है और परिधि पे शिक्षक है। उसे ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी। केवल अगर ये बात वो स्वीकार कर लेगा तो निश्चित रूप से एक परिवर्तन स्वीकार करेगा और परिवर्तन हो जाएगा। आज हम इतनी ही चर्चा आपके साथ करेंगे। कल जो सेशन होगा कि एक नवीन शिक्षक का, जिस तरह एक बाज अपने को सब परिवर्तित करके अपने को एक नया बाज बना लेता है, एक ऐतिहासिक उड़ान उड़ता है, ऐसे ही एक शिक्षक अपने में क्या परिवर्तन करके अपने को एक नवीन शिक्षक के रूप में स्थापित कर सकता है। तो कल हम बात करेंगे कि शिक्षक में क्या परिवर्तन हो, शिक्षक में क्या गुण हो, शिक्षक की सोच में क्या हो, ताकि वो एक नवीन शिक्षक के रूप में अपने को स्थापित कर सके और चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन को स्वीकार करते हुए भारतवर्ष की एजुकेशन में क्रांति ला सकता है। और हम ये जानते हैं कि बाज की तरह शिक्षक के पास चोंच तो नहीं है, उसने तो चोंच बदली, लेकिन एक शिक्षक अपनी सोच तो बदल सकता है। जिस तरह उसने अपनी चोंच बदल के अपना जीवन बदल दिया, इस तरह शिक्षक भी अपनी सोच बदल के अपना जीवन बदल सकता है और अपने जीवन को बदलते हुए तमाम विद्यार्थियों और शिक्षार्थियों का जीवन बदल के एक समाज बदल सकता है और समाज बदल के एक देश बदल सकता है। इस बात पे कल हम आपके साथ चर्चा करेंगे। आज हमने परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण और बहुत ही आंदोलित करने वाले शब्द पे आपसे बातचीत की। निश्चित रूप से आपके मन में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस उठ रहे होंगे, निश्चित रूप से आपके मन में कुछ भाव उठे होंगे जो आपसे सहमत और असहमत हमसे हो सकते हैं। आपकी जिज्ञासा कुछ हो सकती है। उस संबंध में आपके मन में अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप निसंकोच हमसे पूछ सकता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो मेरा ज्ञान है, जो मेरा अनुभव है, जो मेरा अध्ययन है, उसके आधार पे आपके उस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करूंगा, आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। कर पाया तो बहुत अच्छी बात, नहीं कर पाया तो और अध्ययन करूंगा और कुछ आत्मसात करूंगा और अगले सेशन में आपके उस क्वेश्चन को फिर दोबारा
हम रिपीट करके और बताएंगे। आप सबका हार्दिक स्वागत है। आपके मन में अगर कुछ भी कोई भाव है, कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना है। एक्सक्यूज मी सर, बोलिए मैम। सर हाँ मैं पुनीत मदान चंडीगढ़ से गवर्नमेंट स्कूल से टीचर हूँ। हाँ बोलिए मैम। मैंने देखा है कि इट इज हाँ जी, इट इज रिक्वायर्ड दैट टीचर शुड ब्रिंग चेंजेस इन हर लाइफ, ताकि टू ब्रिंग न्यू सिटीजन जो आगे बच्चे बनेंगे। दिस इज राइट ऑन योर पार्ट, बट ये है कि टीचर को जौन सी है थोड़ी सपोर्ट सोसाइटी की आजकल बहुत जरूरी है, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड की और साथ में सोशली, क्योंकि जितनी देर तक ये नहीं होगा उतनी देर तक मेरा ख्याल है ये अकेला शिक्षक वो जितना तो अपना प्रयास कर सकता है वो करेगा, पर जो एक्चुअली वो उसके मन में होता है, उसके दिल में होता है, वो कर नहीं पाता फिर। मैम, अभी हमने राष्ट्रीय लेवल पे एक वेबिनार की थी जिसमें बहुत सारे शिक्षाविद हमारे साथ जुड़े थे। बहुत सारे स्टेट के जो स्टेट एजुकेशन ऑफिसर्स हैं वो जुड़े थे, सेक्रेटरी लेवल के लोग। उस वेबिनार में मैंने एक बात कही थी जो मैं दोहरा देना चाहता हूँ। मैंने एक बात कही थी कि किसी भी देश के स्ट्रक्चर में 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण: सरकार, समाज और शिक्षक। शिक्षक के लिए मैंने यह अनुरोध किया था कि वो अपने आत्मविश्वास को बना के रखे। अगर उसने अपना आत्मविश्वास खो दिया तो निश्चित रूप से वो जिस सम्मान के लायक है और जो सम्मान उसे आज तक मिलता है वो सम्मान उसे नहीं मिलेगा। इसलिए उसे आप एक मिनट मेरी बात पूरी हो ले लीजिए। प्लीज और मैंने समाज से ये रिक्वेस्ट की थी कि समाज को शिक्षक का वो ही सम्मान करना चाहिए जिसके वो काबिल है। अगर आप समाज उसका वो सम्मान नहीं करेगा तो वो अगली पीढ़ी बेहतर होगी उसकी आशा नहीं रख सकता है। शिक्षक को समाज सम्मान देना ही पड़ेगा, आपको देना चाहिए, क्योंकि वो सम्मान के काबिल है। वो आपके बच्चों का भविष्य है, वो आपके बच्चों का भविष्य बेहतर करते हुए देश के भविष्य को बेहतर कर सकता है। ये हमने समय से रिक्वेस्ट की थी उस वेबिनार में। तीसरी बात, थोड़ी कठोर बात सरकार से भी कही थी। हमें लगता था कि सरकार इसे पचा पाएगी या नहीं पचा पाएगी, लेकिन फिर भी हम एनजीओ हैं और किसी दबाव में काम नहीं करते हैं, इसलिए हमने सरकार से भी एक रिक्वेस्ट की थी। हमने कहा था कि तमाम खासकर प्राइमरी के शिक्षकों को सरकार ने केवल शिक्षक नहीं बल्कि एक कर्मचारी के रूप में यूज करना शुरू कर दिया है। वो गांव में भेजते हैं, उनसे दुनिया भर के काम कराते हैं, उनसे जनगणना का काम कराते हैं, बोर्ड बनाने का काम करते हैं, उनसे पशु गिनवाते हैं, पशु कितना गोबर करता है, खाद बनता है, वो सब सारा काम भी प्राइमरी के टीचर से कराते हैं। प्राइमरी का टीचर नींव का पत्थर है इस देश का, इस एजुकेशन प्रणाली का। किसी भी देश का स्ट्रक्चर अगर वो आर्थिक है, सामाजिक है, तो उसकी शिक्षा प्रणाली पे है। शिक्षा प्रणाली की जो नींव का पत्थर है वो प्राइमरी का शिक्षक है, और प्राइमरी के शिक्षक के प्रति आपने भाव रख लिया है शिक्षक का नहीं, एक कर्मचारी का, उसे आपको दूर करना पड़ेगा। और हमने सरकार से, पूरे भारत वर्ष की सरकार से, सारे स्टेट के सरकार से ये रिक्वेस्ट की थी कि कृपा करके उसे शिक्षक ही रहने दें, उसे कर्मचारी ना बनाए। हम तीनों से रिक्वेस्ट की थी। तीनों को थोड़े थोड़े से सुधार की आवश्यकता है। अगर ये तीनों सुधार कर लेंगे, जो आपने कहा ना सपोर्ट नहीं मिलता है। मैम, हमारी संस्था श्री अरविंदो सोसाइटी शायद पहली संस्था है जिसने शिक्षक को सम्मानित किया। अभी पिछले साल हमने पूरे भारतवर्ष से 1000 शिक्षकों को IIT दिल्ली में बुला के सम्मानित किया। 8 कैबिनेट मिनिस्टर करीब करीब उसमें आके उन्होंने अपने भाषण दिए, प्रोत्साहित किया शिक्षकों को। हमने हर जगह ये बात कही है, हर जो स्टेट लेवल के एजुकेशन सेक्रेटरी हैं उनसे बात रखी है कि शिक्षक को शिक्षक रहने दिया जाए। हाँ, शिक्षा में वो कोई गड़बड़ कर रहा है, अपना पेशे को ठीक से नहीं कर रहा है, वो सारी चीजें ठीक है जो आप करना चाहते हो, लेकिन जब उसे आप डाइवर्ट कर देते हो उसकी दिशा। एक प्राइमरी के टीचर को जब कोई डिप्टी साहब पहुंचते हैं, कोई इंस्पेक्टर पहुंचता है स्कूल में, तो हेडमास्टर कह देता है गांव में गया है, और जब गांव में
प्रधान से पूछा जाता है तो कह देता है कि गांव से अभी स्कूल में गया है। ये सब स्थिति आपने पैदा की है। गवर्नमेंट को शिक्षक को शिक्षक ही रहने देना चाहिए और समाज को सपोर्ट करना चाहिए। इसलिए मैम, पेरेंटिंग पे अभिभावकों का व्यवहार कैसा हो, वो शिक्षा के महत्व को कैसा समझें, उसके लिए भी हम एक लाइव सेशन शुरू कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली मंडे से। उसमें संतोष मैम हैं जो श्री अरविंदो सोसाइटी से शिक्षिका रही हैं एक लंबे समय तक, उन्हें बहुत अनुभव है। श्री अरविंदो सोसाइटी में उन्होंने बहुत बेहतर काम किया है पेरेंटिंग के लिए। इसलिए पेरेंट्स को शिक्षा का महत्व क्या है, बच्चों को स्कूल क्यों भेजना चाहिए, आप अनपढ़ होने की वजह से कितना नुकसान उठाते हो, अगली पीढ़ी अगर पढ़ी लिखी होगी तो आपको क्या क्या फायदे होंगे, इन सारी चीजों पे हम पेरेंट्स के लिए एक सेशन शुरू कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका जो दर्द है, जो आपकी कठिनाई है कि वास्तव में हमें सपोर्ट नहीं मिलता है, सपोर्ट मिलेगा, सरकार से भी मिलेगा और समाज से भी मिलेगा। लेकिन आपके लिए भी मेरा एक निवेदन है कि अपने आत्मविश्वास को डिगने ना दें। आप शिक्षक हैं, शिक्षक बने रहना है। बिल्कुल भी नहीं। मैं बल्कि आपको अगर पता हो तो अगर मैं बताना चाहूँ सर, मैं कितनी आउटडोर एक्टिविटीज भी करवाती हूँ apart from school, like I go for door-to-door counseling and even street plays, street counseling with the parents and even with the outsiders. स्कूल के टाइम पे बीच में जो सा फ्री पीरियड होता है, प्रिंसिपल मैम से स्पेशल परमिशन लेके जाती हूँ मैं। आई हैव ऑल द प्रूफ्स विद मी एंड इवन प्रिंसिपल मैम भी मेरे को बहुत इस चीज के लिए बूस्ट करते हैं कि भी हाँ, यू शुड गो फॉर इट। क्योंकि बच्चों की तरफ से भी और उनके पेरेंट्स की तरफ से, क्योंकि जितनी देर तक पेरेंट्स को ही नहीं हम पूरी तरह बताएंगे, उतनी देर तक कैसे हम अपनी तरफ से सोच सकते हैं कि बच्चे जो से हैं वो हम बहुत अच्छी तरीके से एक अच्छे सिटीजन बना सकते हैं। साथ ही साथ जो सा है, हमें पर क्या होता है, हमें एक टाइम मिला होता है कि नहीं, आपने इतने टाइम के लिए ही जाना है। अब ये इतने टाइम के लिए अगर हमने बाहर जाना है, प्रिंसिपल मैम अगर नई स्कूल में होंगे तो फिर नहीं, यू कांट गो फॉर आउटडोर एक्टिविटीज। अब ये मैं बताने लगी हूँ कि भाई बताना चाहती हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से भी टीचर्स को थोड़ी सी हेल्प चाहिए। अगर वो यहाँ तक चाहते हैं कि एक अच्छा सिटीजन आगे बनाना चाहे वो, तो उनको जौन सा है हर लेवल की जौन सी है थोड़ी सी तो मिले ना, क्या कहते हैं, सपोर्ट मिले। हाँ मैम, बहुत सारे स्टेट ऑफिसर्स का हम सेशंस करते हैं, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन सारे ऑफिसर्स को हमने ट्रेनिंग दी है देहरादून में, हरिद्वार में बुला के अपने आश्रम में। मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ, आज भी आपके द्वारा ये संदेश उन तक पहुंचाना चाहता हूँ। मैं उनसे कहता हूं कि बेहतर शिक्षा अधिकारी अगर बनना है तो आपको शिक्षक तो बनना पड़ेगा। शिक्षक बनना पड़ेगा मीन्स एक शिक्षक की क्या परेशानियां हैं, उसका क्या द्विधा है, उसे क्या असुविधाएं हैं, उसका कोर्स क्या है, उसका टाइमिंग क्या है, उसे क्या परेशानियां हैं, उन्हें सभी जानना पड़ेगा। शिक्षक बनने का अर्थ यह है कि शिक्षक की तमाम चीजों को आप अगर नहीं जानेंगे तो एक बेहतर शिक्षा अधिकारी नहीं बन सकते हैं। इसलिए जब भी शिक्षा अधिकारियों से मिलने का मुझे मौका मिलता है, मैं श्री अरविंदो सोसाइटी में रूपांतर प्रोग्राम में ट्रेनिंग हेड हूं, तो बहुत सारे ऑफिसर्स से मुझे मिलने का मौका मिलता है, तो निश्चित रूप से मैं आपकी जो ये भावना है ना वहां तक पहुंचाने का प्रयास किया है और करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड इवन अगर आप देखें ना, अभी आपकी मैं एक तरफ तो आपको ये मैं अपना वेबिनार लगा के बैठी हूँ, तो ये आपको दिखाने लगी हूँ कि ये ऑनलाइन मेरी ये क्लास भी चल रही है। वेरी गुड। ये देखिए कि भी अब एक टीचर जौन सा है उसको क्या क्या कुछ किस तरीके से कैसे बंधा होता है कि एक कान मेरा एक इधर है जो मैं सारा सुना है सारा अच्छी तरीके से, और दूसरा कान मेरा इस तरफ है कि मेरी आंख जौन सी है वो किताब भी पढ़ रही है, इधर से मैं टाइप भी कर रही हूँ, ऑनलाइन का जौन सा है सारा पूरा कर रही हूँ। तो ये जौन सा है एक टीचर जौन सा ऑनलाइन काम करने सॉरी ये लॉकडाउन के टाइम पे मैंने देखा है कि और ज्यादा बंधा हुआ है। मेरे कई टीचर के साथ होती रहती है बातें, तो वो यही बात ही कहते जब से तो लॉकडाउन हुआ है हम तो और ज्यादा बंधे हैं। मैं वास्तविकता यह है कि हमें संघर्ष जो है ना और मजबूत बनाता है। इस दुनिया में जब भी संघर्ष हुए हैं ना, जब भी युद्ध हुए हैं, उनमें जितने देश जो है संघर्षशील रहे हैं,
उन्होंने ज्यादा प्रोग्रेस की है। इसलिए आप देखेंगे कि हम लॉकडाउन में जो कर्मठ व्यक्ति हैं, उनमें से शिक्षक भी एक है, उसने निश्चित रूप से अपनी जीवन शैली को और बेहतर बनाया है। और आज हम जो आपसे ऑनलाइन बात कर रहे हैं, हम तो रूबरू करके शिक्षकों को ट्रेनिंग देने में विश्वास रखते थे। हमारे पास 400 ट्रेनर्स हैं, तो भारतवर्ष के 35 स्टेट्स में हमने 25 लाख से ज्यादा शिक्षकों को पिछले साल ट्रेनिंग दी है। तो लेकिन आज वो व्यवस्था नहीं है ना, तो आज हमने ये निश्चय किया कि हम निश्चित कर दें कि सुबह 10 से 11 मोरल वैल्यूज पे ट्रेनिंग होगी, 11 से 12 हम ZII पे बताएंगे, और जो है वो ZII को 2 से 3 में इंग्लिश में भी बताएंगे, क्योंकि हमारे देश का 1/3 हिस्सा ऐसा है जो हिंदी नहीं जानता है, वो इंग्लिश ही जानता है। तो वो ऐसी पेरेंटिंग पे, जैसे मैंने कहा कि मंडे से हम शुरुआत कर रहे हैं, पेरेंट्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं, तो अब ये एक नई व्यवस्था शुरू हुई ना। अगर ये कोरोना नहीं आता, अगर ये सब कोविड का मसला नहीं होता, तो शायद ये चीजें डेवलप नहीं होती। आज मैं जिस ऑफिस में बैठ के आपसे बातचीत कर रहा हूँ, इसमें करीब 100 लोग बैठते थे, और ट्रेनिंग हॉल में जो ट्रेनर्स की ट्रेनिंग चलती थी वो अलग चलती थी, वो 25 से 30 लोग होते थे, यानी कि 125-30 लोग यहाँ प्रेजेंट रहते थे। आज मैम केवल 25 लोग हैं, और 25 लोग से सब काम चल रहा है। आज मैं केवल ऑफिस में हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश में सैटरडे संडे का लॉकडाउन है, लेकिन मेरे जितने भी ट्रेनर्स हैं जो दूसरी तरह से, वो अपने घर बैठ के जो है वो सब वही करेंगे जो मैं यहाँ ऑफिस में बैठ के कर रहा हूँ। तो एक नई व्यवस्था का जन्म हुआ, एक नए संघर्ष के बाद एक नई चीजें पैदा हुई। आपको लगता है कि भारतवर्ष में शायद इस लॉकडाउन के बाद और कोविड के बाद बहुत सारी इंडस्ट्री और बहुत सारे डेवलपमेंट होंगे। आज ऑफिस में जहां 100 लोग आते थे, उनके स्कूटर से जो पोल्यूशन होता था, उनकी गाड़ियों से जो पोल्यूशन होता था, आज वो सब कम हो गया ना। आज 25 लोगों से काम चल रहा है। तो एक नई व्यवस्था का जन्म हुआ है, एक नए शिक्षक का जन्म हुआ है। इसलिए कल जब हम जो टॉपिक है हमारा नवीन शिक्षक का उदय, उस पर जब हम बात करेंगे तो हम ये भी बात करेंगे कि कोविड के समय में एक नए शिक्षक का जन्म हुआ है। जैसे पुनीत मैडम के 2 कान 2 जगह काम कर रहे हैं, आंखें एक जगह काम कर रही हैं, ऐसे ही केवल शिक्षक की बात नहीं है, बल्कि सारे जितने भी हमारे एम्प्लॉई हैं, डिफरेंट क्षेत्रों में काम करते हैं, वो सब लोग भी बहुत कर्मठता से काम कर रहे हैं। तो आप बेफिक्र रहें, आपकी ये भावनाओं को, मैं शिक्षक की इस भावना को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ कि मैंने बहुत सारे शिक्षक से मिला हूँ, शिक्षक अधिकारियों से मिला हूँ। तो जो सामंजस्य ना अधिकारियों का और शिक्षक का, समाज का और शिक्षक का, उसे श्री अरविंदो सोसाइटी बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट करने का प्रयास कर रही है और करती रहेगी जब तक सब स्ट्रीमलाइन नहीं हो जाता। सर मैंने फॉर्म भी भर के दिए, अपने 2 बारी भर के दिए अपने आइडियाज, जिसके अंदर मैंने सबमिट करे हैं। ये कोविड का फॉर्म आपने भेजा था तो ग्रुप के अंदर, तो मैंने वो भी अपने आइडियाज भेजे, पर मेरे पास आइडियाज इतने वास्ट हैं कि भाई मैं अगर एक ही फॉर्म के अंदर सारे भरती जाऊं तो आई थिंक दैट वोंट बी सक्सेसफुल। सो अब एक फॉर्म भरूं, मैंने 2 बारी तो फॉर्म भर दिया, पर मेरा ख्याल है कि 2 बारी से ज्यादा और कितने फॉर्म भरती जाऊंगी कि मेरे पास आइडिया भी नहीं मैम, आपके पास अगर 10 आइडिया हैं, आप 10 के 10 आइडिया भेजिए, और तो मैं ये विश्वास, वहां सारे फॉर्म भर के भेजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको हो सकता है कि जो आप आइडिया दे रहे हो उनमें से 8 आइडिया ऐसे हों जो ऑलरेडी हमारे पास आ चुके, या 8 आइडिया ऐसे हों जो ऑलरेडी हम उन पे डिस्कस कर चुके। हो सकता है उनमें से 2 आइडिया बिल्कुल नए हों जो आपके सेलेक्ट हो जाएं। TIA में पिछली बार भी जो 1000 शिक्षकों की बात कर रहे थे, तो टीचर्स इनोवेशन अवार्ड जो हमारा है, उसमें 65 पूरे भारतवर्ष से 65 लोगों को चुना गया था। उन 65 लोगों को भी हमने अवार्डेड किया है। तो TIA में एक थी, मैं भी उनमें से एक थी, चंडीगढ़ से थी मैं, चंडीगढ़ तो दिल्ली में आपकी हमारी मुलाकात हुई होगी। बिल्कुल सर, आपके साथ पूरी फोटोग्राफ है मेरी। थैंक यू वेरी मच। तभी ये सारा ZII के साथ जो सा कांटेक्ट है, तब से मेरा बहुत ज्यादा संबंध कह लो एक तरह से बहुत बढ़िया बना हुआ है। इवन ये कितने सारे पूनम मैम जैसे हैं, उनका जिस दिन उन्होंने वेबिनार 2 बारी करा, तो उन्होंने एक बारी करा, तो उनसे भी मुलाकात फिर दोबारा हुई, नहीं तो पहले तो स्टेज पे काफी अच्छी तरह उनसे मुलाकात हुई थी। और फिर उसके बाद ये गौतम सर ने करा था, फिर और मनु सर ने भी करा था।
तो इस तरह मैंने और भी कईयों के, संजय सर थे मेरा ख्याल एक, जिन्हों का सुना था शायद, उनका भी सुना था। तो ये जो से, नहीं तो मैं अपना बाद में अगर होता है ना कि टाइम नहीं मिलता, जिस टाइम पे ये कर रही होती हूँ काम, तो बाई चांस ही होता है नहीं करा होता, तो फिर फेसबुक पे जितने आपकी रिकॉर्डिंग्स आई होती हैं वो फिर सुन लेती होती हूँ वहां से। वेरी वेरी गुड। बहुत अच्छी है सर, आपने जो सी आप नॉलेज देते हो टीचर्स को इस टाइम पे, मैंने देखा है कि आपका भी टाइम जो सा ये लगाना और सोच आपकी जो सी है, आइडियाज तो आपके ही इतने ज्यादा बढ़िया है कि दूसरे टीचर्स जो से हैं वो लेके ही अपने आप फिर अपने आप को डेवलप कर रहेंगे। बिल्कुल, ये प्रोग्राम है शिक्षकों के द्वारा शिक्षकों के लिए है। बिल्कुल सर, मैं यही हमारे बोलूंगी। हाँ जी। हमारा मैडम इसमें कुछ नहीं है, हम तो एक माध्यम मात्र हैं। आप शिक्षण में हैं तो रहीम को जानती होंगी। रहीम कवि ने किसी से पूछा, उसके दोस्त थे गंग कवि, हाँ जी। उन्होंने हाँ पूछा जी। कि रहीम जब दान देते हो आपकी नजरें झुकी रहती हैं। तो रहीम बिल्कुल। ने बहुत सुंदर जवाब दिया था कि देने वाला तो वो ईश्वर है और हाँ लेने जी। वाला कोई और। जब लेने वाला ये समझ लेता है कि मैं दे रहा हूं, तो उस अपराध भावना से मेरी नजरें झुक जाती हैं। तो सच बिल्कुल। बात यह है कि आप शिक्षकों के द्वारा ही जो आइडिया दिए गए, हमने तो उन्हें संकलित किया है, थोड़ा सा सुंदर बना दिया, बुक के रूप में बना दिया। बाकी आपका ही दिया हुआ ज्ञान है, आपको ही दिया जा रहा है। हम चाहते हैं कि आप चंडीगढ़ से हैं, चंडीगढ़ से आपका आइडिया देश के हर कोने, हर शिक्षक तक पहुंचे, हर भाषा में पहुंचे। हमने थैंक यू सो 14 मच सर। भाषाओं में अनुवादित करके उसे 54 बुक्स बना दिए। 54 बुक्स हैं हमारे पास विभिन्न भाषाओं में। आपका आइडिया देश के हर कोने में, हर भाषा तक पहुंच रहा है। ये हमारा काम है, बस इतना सा काम कर रहे हैं। बाकी तो ज्ञान तो गुरुजनों के पास है, हमारे पास क्या है। जी सर, पर ये जो सी बूस्टिंग आप लोग देते हो टीचर्स को, सर ये कोई कम तो नहीं है सर, ये जो सी बूस्टिंग देनी तो, और इसके लिए एक हिम्मत, और आपके लिए जो आइडियाज फर्दर आपके ही जो लेके आते हो, ताकि टीचर्स बूस्ट अप हो और अपने आप में परिवर्तन एक लाएं और वाकई काम वही अच्छा करें, और एक तरफ ही डाइवर्टेड ना रहे, हर तरफ अपना काम करें। तो ये जो सा संभावना आप लोगों की है, ये तो हैट्स ऑफ टू यू सर। थैंक यू वेरी मच मैम। अब थोड़ा सा समय हम दूसरे लोगों को भी दे दें, बहुत सारे क्वेश्चन हमें जरूर सर सर। कुछ क्वेश्चन आए हैं, मैं बता देना चाहता हूँ, हमारे पास समय भी काफी कम है अभी। तो बोलिए। क्वेश्चन है कि क्या कल संडे को भी एक सेमिनार होगा? नहीं, संडे को नहीं होगा, मंडे को होगा। एक दिन तो यार मेरे लिए भी चाहिए ना। कंटिन्यूअस मेरे से काम कराओगे 65 साल में, तो कैसे काम चलेगा। तो संडे में नहीं होगा, मंडे में फिर हम जो नया सेशन है वो मंडे में शुरू करेंगे। नवीन शिक्षक का उदय है जो हम बताएंगे उसे मंडे में। हम वो 10 से 11 हमारा टाइम रहेगा। हाँ जरूर। तो सर अभी समय समाप्त हो गया, कुछ क्वेश्चन हम मंडे के लिए छोड़ देते हैं अभी। हाँ कोई बात सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलिए। प्रणाम सर, एक क्वेश्चन है मेरा कि सर आपने कहा कि हम लोग लालटेन से ट्यूबलाइट की तरफ आए, और पहले गुरु बच्चे को सेलेक्ट करते थे, आज है कि स्टूडेंट बच्चे को सेलेक्ट करते हैं। तो सर आज की यदि हम बात करें तो आज का जो समय आ गया, अभी जो काल, हेलो, इसमें हम लोग झक का क्या अस्तित्व होने वाला है? क्योंकि सर अब तो जो प्लेटफॉर्म बनते जा रहा है वो प्लेटफॉर्म होते जा रहा है, सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते जा रहा है। तो ये क्या यहाँ इस संबंध में सर क्या अब क्या शिक्षकों का अस्तित्व क्या रहेगा जो आने वाला समय है? रमेश, आपके इस क्वेश्चन का जवाब मैं दूंगा अवश्य, लेकिन वो मंडे में दे पाऊंगा, क्योंकि 11 बजे से दूसरा सेशन शुरू है गौतम का, जो ZII में हम करते हैं, और उधर से जो है वो कॉल आ रही है बार बार मुझे कि ओके सर। तो मैं समापन करते हुए उन्हीं तमाम लोगों से जो शिक्षा से जुड़े लोग हैं जो आज हमारे साथ थे सेशन में, उन्हें हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो हमारा और सोसाइटी का सबका हौसला अफजाई करते हैं, और हमें अच्छा लगता है। हमें लगता है कि हमें और कल और बेहतर बताना है और कुछ बेहतर करना है, इस भावना के साथ कि हम भी कुछ बेहतर बताएंगे कि और आप भी कुछ बेहतर करेंगे जिससे ये देश बेहतर हो सके। इसी भावना के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद।